प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 11 के अंतर्गत आज 11वीं कक्षा में या भाग 11 में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो बिंदु आज रखे हैं वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, बाद में न्यायाधीशों का कार्यकाल, फिर न्यायाधीशों का हटाया जाना और शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में आज की कक्षा में भाग 11 में हम लोग पढ़ने वाले। तो आइए वन बाई वन एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आज का बिंदु है वह है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसको देखते हैं। कार्यवाहक आज का जो पहला टॉपिक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसको लेकर के बात होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी एक्टिंग जज, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज, केवल जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं कि चीफ जस्टिस, वो भी कौन से चीफ जस्टिस? एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 223 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 223 के अनुसार जो बिंदु है वो क्या है? अनुच्छेद 223 के अनुसार ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो उसके अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अन्य कारण से, माने कारण जो भी हो, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थिति हो, जो भी हो, तो ऐसी दशा में मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 223 में किया गया है। तो इसे नोट करते हैं कि जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि पद रिक्त हो, या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण, या जब मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा या और भी कोई कारण हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ, अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ये कंडीशन कि चाहे जो भी हो, मुख्य न्यायालय का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या और भी किसी कारण से अपने पद पर जो उनके कर्तव्य हैं अगर उनको करने में वो क्या है, असमर्थ हैं, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए, किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, बल्कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ सुधार लें, केवल मुख्य न्यायाधीश लिखना ठीक नहीं है, यहाँ इसको कर लेते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 223 के अनुसार देखा गया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान। पूरी बात यही कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश के पद का निर्वहन न हो पा रहा हो, तो ऐसी दशा में उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 223 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान देती है। तो ये रहा। इसके बाद है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अगला बिंदु है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर मतलब एडिशनल, अतिरिक्त, तो एडिशनल एंड एक्टिंग जज, इसके लिए यानी अपॉइंटमेंट ऑफ
अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जज या जजेज, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, इसकी बात हुई कि एडिशनल एंड एक्टिंग जज, एडिशनल, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, एडिशनल, ये एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल एक्टिंग जज की नियुक्ति ये कब होता है? इसके मामले में है कि जब उच्च न्यायालय में कार्यों में अस्थायी वृद्धि हो जाए या काम बकाया लग जाए, कार्यों में अस्थायी वृद्धि हो जाए या कार्य बकाया लग जाए, मतलब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि एक या अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की जरूरत है कार्य की अधिकता के लिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो न्यायाधीश के रूप में योग्य व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में, कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कर सकते हैं। राष्ट्रपति को इस बात का समाधान होना चाहिए कि कार्यकारी न्याय मतलब न्यायाधीश की और न्यायाधीशों की जरूरत है, कार्य की अधिकता है, कार्य ज्यादा हो गया है, कार्य ज्यादा बकाया लग गया है, तो ये बात हमें देखनी है और ये व्यवस्था है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इसमें बिंदु अनुच्छेद 224 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 224 में यह व्यवस्था है कि जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि के अनुसार, जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया, माने काम बाकी लग जाए, बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि कार्य निपटाने के लिए, बकाया के लिए राष्ट्रपति महोदय को, यानी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि कार्य निपटाने के लिए और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? तो न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य किसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है?
किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए क्या कर सकता है? न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 224 में। तो देखा गया कि अनुच्छेद 224 के अंतर्गत जब काम ज्यादा हो जाएगा, काम बकाया रह जाए, शेष रह जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाएगा कि काम निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो इस तरह से कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीश नियुक्त किए जाने लायक किसी व्यक्ति को, किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, वो भी 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ध्यान रहे कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल हाई कोर्ट में होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति केवल कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसी प्रकार अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट में होती है, उच्च न्यायालयों में होती है। तो एक बिंदु यहां सम्मिलित करना कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालयों में होती है। उच्च न्यायालयों में की जाती है। उच्च न्यायालयों में की जाती है। तो एक बिंदु आपने भी देखा कि अपर न्यायाधीश कहां नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बात हुआ अपर न्यायाधीश की। इसमें अभी हम लोगों ने कार्यकारी न्यायाधीश की बात नहीं की, एक्टिंग जज की बात नहीं की, तो उसके बारे में भी बात कर लें। कार्यकारी न्यायाधीश की, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी? जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश क्या हो जाए, अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, या कोई न्यायाधीश ही क्या हो गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और इस तरह से उसके पद का दायित्व का निर्वहन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेंगे? कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखें कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति, ये अगला बिंदु, जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य भी कोई कारण हो सकता है,
अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो स्थिति क्या होती है? तो अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, हो जाता है। या एक और चीज यहां जोड़ लें, एक और कंडीशन, या अस्थायी हो जाता है, या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, ये भी कंडीशन बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, तो इतनी कंडीशन बन सकती है। तब क्या होगा? ऐसी दशा में राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने, राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य, न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य, किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को क्या करेंगे? तो कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ये बात आपको मिली कि कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था, और यह व्यवस्था अनुच्छेद 224(2) में, अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद भी नोट कर लें, अनुच्छेद 224(2), अनुच्छेद 224(2) के अनुसार यहां क्या है? अनुच्छेद 224(2) के अनुसार ये व्यवस्था की गई। तो ये देखा हम लोगों ने कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, और कार्यकारी न्यायाधीश भी उतने ही 62 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करेगा। अब बात होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। एक और है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला बिंदु है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति। इसमें क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, यह भी हमें देखना होगा। ये अनुच्छेद 224 क में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 224 क के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 224 क, इसके अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, के अनुसार
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये काम कर सकता है। पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका, पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है तो उसी व्यक्ति से क्या करेगा, कार्य कर चुका हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने के लिए कह सकता है, कार्य करने के लिए कह सकता है या अनुरोध कर सकता है। अनुरोध कर सकता है या कह सकता है, ठीक है। तो ये कह सकता है या अनुरोध कर सकता है और ऐसी दशा में जो कार्यवाहक जो न्यायाधीश होंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो उस कार्य को करेंगे न्यायाधीश के रूप में और उन्हें वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो अन्य न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु प्राप्त है। तो ये हुआ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, रिटायर्ड जज की नियुक्ति। अब हम लोग बात करेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो अगला बिंदु होगा न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी टर्म ऑफ जजेस या टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस, ये कहेंगे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जज, इन न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं और जब चाहें तब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके लिए क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक
अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया कि 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। परंतु वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। तो ये हुआ न्यायाधीशों का कार्यकाल कि कितने वर्ष की आयु तक, तो 62 वर्ष की आयु तक वे अपने पद को धारण करेंगे और 62 वर्ष पूरे होने पर वे अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। उसके पहले वे जब चाहें तब त्यागपत्र दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है न्यायाधीशों का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जज। तो अगला टॉपिक है न्यायाधीशों का हटाया जाना। न्यायाधीशों का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जजेज, रिमूवल ऑफ जजेज। तो न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं ये बात है। सबसे पहली बात ये कि न्यायाधीशों को उसी कारण से और उसी प्रक्रिया से हटाते हैं जिस कारण और प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है। दोनों की हटाने की प्रक्रिया सेम है, अनुच्छेद 124(4). तो इसमें जो बिंदु होगा अनुच्छेद 124(4) के अनुसार यह सेम प्रक्रिया है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम, एक बात यहां जोड़ लें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी दो आधार पर, कितने आधारों पर? दो आधारों पर। तो दो आधारों, कौन से दो आधार? एक आधार है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा आधार है असमर्थता, इनकैपेसिटी। इन्हीं दो आधारों पर, तो दो आधारों सिद्ध कदाचार, इसको कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तथा असमर्थता, इनकैपेसिटी। ये दो आधार हैं। दो आधारों पर के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है कि
आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये दो आधार हैं, एक सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दोनों आधारों पर ही चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, दोनों को एक ही तरह से हटाने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक महाभियोग की तरह है। तो हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा, इसमें जोड़ लें, हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए? अलग अलग पारित होना चाहिए। अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या, देखिए कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प, बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए? और पारित होने में भी क्या, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाना चाहिए। इसी में और जोड़ लें कि संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माने उसी समय, उसी दौरान ही, उसी समय में सत्र का दूसरा सेशन ना आए, उसी सत्र में राष्ट्रपति से भी अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। तब जाकर के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होगा और न्यायाधीश को हटाया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है, और चूंकि इतनी कठिन है तो कठिनाई को ही ध्यान में रखें तो अभी तक न्यायाधीशों को हटाने का कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत हुआ है। अब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। अब हम लोग बात करेंगे शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान, अगला हेडिंग होगा बिंदु शपथ या प्रतिज्ञान, यानी ओथ और
एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान की बात हो रही। ये होना है अनुच्छेद 219 के अनुसार। अनुच्छेद 219 के अनुसार क्या होगा? शपथ या प्रतिज्ञान होगा। तो शपथ या प्रतिज्ञान जो होना है वो अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी, अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, फॉर्मेट के अनुसार ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ और प्रतिज्ञान होगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है के अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अनुच्छेद 219 के अनुसार किया गया है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ग्रहण करने से पहले, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ये थोड़ा ठीक कर लिया जाए, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर या इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति क्या करेगा? कोई व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूपों के अनुसार, व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार क्या करेगा? अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है तो ये अनुच्छेद 219 में यह व्यवस्था दी गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञान को लेकर, कि वह अपने पद का शपथ कैसे लेंगे और क्या लेंगे। तो क्या लेंगे? वह अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में लिखा हुआ है, और कैसे लेंगे? तो वह उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेंगे शपथ, या फिर राज्यपाल ने इस कार्य हेतु किसी को नियुक्त किया उसके समक्ष शपथ लेंगे, तब जाकर के वे अपने पद पर कार्य करेंगे। तो
आज की कक्षा में हम लोगों ने इतने बिंदुओं पर बात की। आइए इन्हें दोबारा से एक बार देख लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। आज की कक्षा में उच्च न्यायालय के बारे में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में हमें पढ़ना था, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पढ़ना था, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पढ़ना था, न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में, न्यायाधीशों को हटाने के बारे में और उनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में इस कक्षा में भाग 11 में हमें देखना। तो क्रम से इन्हें देखा गया। बात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, इसके लिए अनुच्छेद 223 की बात करेंगे। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, क्या हो, रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या अन्यथा कोई कारण हो और इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पा रहे या उनके कर्तव्यों का निर्वहन न हो पा रहा, ऐसी दशा में क्या होगा? तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति महोदय न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए क्या कर सकते हैं? न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते। तो ये हुआ अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आगे बढ़ें और अब देखें अपर और कार्यकारी, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति यानी एडिशनल और एक्टिंग, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, इनकी नियुक्ति कैसे होनी है? तो इसके लिए अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 में जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए? या बकाया लग जाए, काम ज्यादा हो जाए, कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाए या फिर काम बकाया लग जाए, ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में राष्ट्रपति को ये महसूस हो जाए, राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि और न्यायाधीशों की जरूरत है काम करने के लिए, और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और वह व्यक्ति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अपर न्यायाधीश कितने वर्ष की अवधि के लिए? तो 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रहे कि अपर न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाते हैं। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल उच्च न्यायालय में होती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की कक्षा में आपने पढ़ा कि एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उसी तरह यहां पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है। आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 224(2) में ही अभी रह गया है कि हमने अभी तक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की, अब जो बात होनी है वो कार्यकारी की बात की जानी है। तो अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारणों से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए वो नियुक्त कर दिया गया तो भी नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 224(2) में इसकी व्यवस्था की गई।
कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो एक हुआ अपर न्यायाधीश और एक हुआ कार्यकारी न्यायाधीश। ये दो तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखा आपने। इसके बाद है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, जो अनुच्छेद 224 क में जिसके लिए बताया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो रही है? अनुच्छेद 224 क के अनुसार। मान लीजिए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके लिए राष्ट्रपति नहीं करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस उच्च न्यायालय का या अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए कह सकता है, अनुरोध कर सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर ली जाती है आवश्यकता पड़ने पर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस। न्यायाधीशों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं और किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। एक तो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर वो रहेंगे, बीच में जब चाहें तब वो क्या कर सकते हैं? अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी उनका कार्यकाल समाप्त हो। इसके बाद जो विषय है वो है न्यायाधीशों का हटाया जाना, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ जजेस। यानी न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, इसके लिए अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124(4) इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। तो जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उन्हीं प्रक्रिया से, उन्हीं आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। ये दो आधार हैं हटाने के। कितने आधार हैं? दो आधार हैं। एक सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा असमर्थता, इनकैपेसिटी। इन दो आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए प्रक्रिया क्या है कि हटाने का जो प्रस्ताव होगा वह संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3, कितना? कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाकर के हटाया जाएगा। और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव जिस सत्र में हो, उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष भी यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि राष्ट्रपति भी अंतिम सहमति प्रदान कर दें, और तब जाकर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उसके पद से इस रूप में संसद द्वारा हटाया जा सकता है। यह एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। अभी तक भारत के न्यायिक इतिहास में एक भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। हटाने की प्रक्रिया शुरू जरूर हुई, लेकिन वो अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंची। और अंत में हमें बात करना है शपथ या प्रतिज्ञान पर। ओथ की, न्यायाधीशों का ओथ कैसे होता है, एफर्मेशन कैसे होता है, शपथ कैसे होता है, इसके लिए अनुच्छेद 219 में विधान किया गया है। और 219 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो, वह उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष
या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, राज्यपाल ने इस कार्य के लिए किसी को नियुक्त कर दिया हो तो अन्य व्यक्ति के समक्ष वो क्या करेगा, राज्यपाल के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना शपथ लेगा, अपना प्रतिज्ञान लेगा। तो शपथ और प्रतिज्ञान कैसे होना है? अनुच्छेद 219 के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल के सामने या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में जो दिए गए हैं प्रारूप, उन प्रारूपों का ही शपथ लेना है और प्रतिज्ञान होना है। इस तरह से आज की कक्षा में हम लोगों ने इन बिंदुओं पर बात की। अब आगे की क्लासेज अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।